हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 8 लेकर आए हैं, जो आपके नाटक का टॉपिक है। मित्रों, यह बुक सीरीज आपके डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का है, जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है और वर्तमान के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक है। आज हम ध्रुव सुहावने नाटक लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ नाटक के इकाई में यह टॉपिक लगा हुआ है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आज हम ध्रुव सुहावने नाटक से संबंधित चैप्टर को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित ध्रुव सुहावने नाटक का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में भारतीय भंडार काशी से हुआ। प्रसाद जी का यह अंतिम और प्रौढ़ नाटक है, जिसका कथा स्रोत विशाख दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक का है। ध्रुव सुहावने नाटक के पात्र में चंद्रगुप्त जो कि नायक है, ध्रुव सुहावने नायिका रामगुप्त राजा और चंद्रगुप्त का भाई है। शिखर स्वामी अमात्य, मंदाकिनी अनुगता, सकराज शत्रु राजा, कोमा सकराज की पत्नी, मिहिरदेव कोमा के पिता, कुबड़ा बोना हिजड़ा प्रतिहारे, खड़कधारणी पुरोहित, खिंगल सामंत कुमार। गुप्त वंश के शासनकाल पर आधारित ध्रुव सुहावने नाटक रंगमंच अभिनेता संकलन एवं वस्तु योजना की दृष्टि से एक सफल नाटक है। ध्रुव सुहावने नाटक में प्रसाद ने नारी जीवन की समस्या को बखूबी चित्रित किया है। इस नाटक को समस्या प्रधान नाटक भी कहा जाता है। ध्रुव सुहावने नाटक की नायिका ध्रुव सुहावने ही है या पहले रामगुप्त की पत्नी रहती है, जो बाद में चंद्रगुप्त की अर्धांगिनी बन जाती है। उपन्यास में सम्राट समुद्रगुप्त अपने ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त की बजाय कनिष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त को युवराज और उत्तराधिकारी मनोनीत करता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु होते ही ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होना चाहिए के सिद्धांत पर षड्यंत्र के तहत अमात्य शिखर स्वामी ने रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। रामगुप्त गद्दी पर बैठते ही चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव सुहावने का अपहरण कर बलपूर्वक राक्षस विवाह कर लेता है। विलासी मदिरा उन्मत्त रामगुप्त ध्रुव सुहावने का प्यार पाने और उसके मन की भावना को जानने के लिए स्त्री गुप्तचर जो कि गूंगी का अभिनय करती है नियुक्त करता है। सकराज गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर किला सहित पहाड़ों की घाटियों पर रामगुप्त को घेर लेता है। शक रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है, जिसमें ध्रुव सुहावने को उपहार के रूप में अपने तथा सामंतों की पत्नियों को शक सामंतों के लिए मांगता है। रामगुप्त शक की निश्चित संधि को अपने अमात्य के से विचार कर स्वीकार कर ध्रुव सुहावने को उपहार के रूप में देने को तैयार हो जाता है। मंदाकिनी रामगुप्त चंद्रगुप्त की बहन रामगुप्त के इस अमानवीय प्रस्ताव की सूचना चंद्रगुप्त को देती है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव सुहावने वेश में सकराज के पास जाने की योजना बनाता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त और ध्रुव सुहावने के प्रेम प्रसंग और सानिध्य से खुद हो ध्रुव सुहावने को भी चंद्रगुप्त के साथ जाने के दृढ़तापूर्वक आदेश देता है। सकराज को खिंगिल ये सूचना देता है कि रामगुप्त ने उसके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कोमा और मिहिरदेव संधि प्रस्ताव को सुन नारी गौरव के प्रति चिंतित हो उठते हैं। आकाश में उदित नील लोहित धूमकेतु को देखकर मिहिरदेव सकराज से कहते हैं कि तुम्हारे दुर्ग में अमंगल होगा। सकराज के दुर्ग में छद्म वेशधारी चंद्रगुप्त और ध्रुव सुहावने के बीच वास्तविक ध्रुव सुहावने को लेकर विवाद होती है। ध्रुव सुहावने कृत्रिम झगड़े में चंद्रगुप्त को उत्तरीय हटा देती है और चंद्रगुप्त अपने वास्तविक रूप में आ जाता है।
चंद्रगुप्त द्वंद्व युद्ध में शकराज का वध कर उसके दुर्ग पर अधिकार कर लेता। दुर्ग जीतने के बाद धृष्टद्युम्न ने रामगुप्त के महादेवी तथा मंदाकिनी के द्वारा कहे गए भावी संबोधन का विरोध करती है। कोमा धृष्टद्युम्न की अनुमति से शक राज का शव ले जाना चाहती है, किंतु रामगुप्त के सैनिक ने मिहिर देव सहित कोमा को भी वध कर देता है। सामंत कुमार शव ले जाते हुए कोमा और मिहिर देव की हत्या के विरोध में रामगुप्त को अपशब्द कहता है। रामगुप्त के आदेश पर चंद्रगुप्त और अन्य सामंतियों को बंदी बना लिया जाता है। धृष्टद्युम्न चंद्रगुप्त को अन्याय का विरोध करने के लिए उत्साहित करती है। वह रामगुप्त की भर्त्सना करती है और उसके साथ अपने विवाह को प्रपंच मानती है। लौ श्रृंखला में आबद्ध चंद्रगुप्त उसे तोड़ते हुए स्वयं को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी और शकदुर्ग का अधिपति बताता है। पुरोहित विवाह संबंधी धर्म के नियम का विश्लेषण कर गौरव से भ्रष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिलबिश किलिब रामगुप्त से धृष्टद्युम्न के पति होने का अधिकार समाप्त होने की घोषणा करता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त को कटार मारना चाहता है, किंतु इसी बीच सामंत कुमार उसके ऊपर प्रहार कर देता है और रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है। नाटक के अंत में सामंत कुमार और परिषद चंद्रगुप्त तथा महादेवी धृष्टद्युम्न को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर जय जयकार करते हैं। धृष्टद्युम्न नाटक का प्रधान पात्र स्वयं धृष्टद्युम्न ही है। सारे कार्य व्यापार के मूल में यही है तथा फल का भोक्ता भी यही है। धृष्टद्युम्न के पिता ने गुप्त वंश की वधू बनाने के लिए उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त को धृष्टद्युम्न सुपुर्द किया था। धृष्टद्युम्न ने अपने स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा हेतु आत्महत्या का भी प्रयास करती है, किंतु चंद्रगुप्त आकर बचा लेता है। कोमा आचार्य मिहिरदेव की धर्मकन्या, सादृश शिष्य और शकराज की वाग्दत्ता पत्नी है। कोमा सात्विक, उत्तम, करुणा की प्रतिमूर्ति, दार्शनिक एवं भावुक नारी है, किंतु वह अपने आप को सौभाग्यशालिनी नहीं मानती, क्योंकि उसके हृदय में अतृप्त भावनाओं का प्रबलतम ज्वर है। मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है और वह सात्विक, करुणामयी, संवेदनशील वीरांगना, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यवक्ता, दार्शनिक और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धालुओं, सर्वगुण संपन्न एक आदर्श नारी है। धृष्टद्युम्न के नाटक का महत्वपूर्ण कथन अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारे हरण कर लूँगा, ठीक होगा न? कदाचित या धर्म के विरुद्ध न होगा, बोना का कथन है। जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राज अधिराज, रामगुप्त का कथन। यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाएगा, हिजडा का कथन। एक स्त्री को उसके पति से विच्छेद करके उसे कुचल कर राजनीतिक प्रतिशोध न ले, कोमा का कथन। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, धृष्टद्युम्न का कथन। सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अग्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए, धृष्टद्युम्न का कथन। मैं जानना चाहती किसने सुख दुख में साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेद के सामने की थी, धृष्टद्युम्न का कथन। निर्लज माधव क्लीब, ओ तो मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगा। मैं उपहार में देने की वस्तु शिलमणि नहीं हूँ, मुझमें रक्त की तरह लालिमा है, मेरे हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, धृष्टद्युम्न का कथन। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी वस्तु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, धृष्टद्युम्न का कथन है। राजचक्र सबको पिसता है, पिसने दो, हम निसहायों और
को और दुर्बलों को पिसने दो। दुर्वामनी का कथन। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का आलम बन गई है। खड्गधारिणी का कथन। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामिनी का कथन। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ाती है। मंदाकिनी का कथन। सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। रामगुप्त का कथन। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। चंद्रगुप्त का कथन। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ध्रुवस्वामिनी का कथन है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। सकराज का कथन। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं। कोमा का कथन। संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। कोमा का कथन। दो प्यार करने वालों के हृदय के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास है। मिहिर देव का कथन। स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। पुरोहित का कथन। रोग, जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। चंद्रगुप्त का कथन। रूठने का सुहाग मुझे मिला कब। कोमा का कथन। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसे उदासीन न होने चाहिए। महाराज। कोमा का कथन। संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपपद से अलग रह सकते थे। कोमा का कथन। राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। कोमा का कथन है। प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़क थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्द से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। कोमा का कथन। रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी। कोमा ध्रुवस्वामिनी से। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असामर्थ्य है, तब भी उससे राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है। तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो और महादेवी आत्महत्या के लिए। मंदाकिनी का कथन है। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेल चले। मंदाकिनी का कथन। किंतु मेरा नीड कहाँ, या तो स्वर पिंजर है। ध्रुवस्वामिनी का कथन। मेरा अस्तित्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके प्राणों का प्राण लगा सके। ध्रुवस्वामिनी का कथन। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी उपहार में देंगे। ध्रुवस्वामिनी का कथन। जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम की सैन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। रामगुप्त का कथन। जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त का कथन। तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। रामगुप्त का कथन। ध्रुवस्वामिनी नाटक में विद्वानों की राय को देखते हैं।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का कथन। ध्रुवस्वामी नाटक में समस्या है अवश्य, किंतु यह नाटक समस्या नाटक नहीं है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का कथन। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार इस नाटक के दो फल हैं, राक्षस विवाह से मोक्ष विवाह और महादेवी पद की सच्ची संप्राप्ति। डॉक्टर ओझा का कथन। भाषा की दृष्टि से यह नाटक पूर्ववर्ती 3 नाटकों से भिन्न है। इसकी भाषा परिमार्जित होते हुए भी बोलचाल की भाषा के निकट है। डॉक्टर शांति गोपाल पुरोहित का कथन। काव्यात्मक भाषा इस पर शेक्सपियर की भावुक शैली का गर्व सिद्ध करती है। नाटक के गीत अंग्रेजी प्रगीतों के समान सुनाई देते हैं। डॉक्टर ओझा का कथन। इसका उद्देश्य स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या पर प्रकाश डालना। डॉक्टर प्रेमदत्त शर्मा का कथन। ध्रुवस्वामी में आई अनेक घटनाओं का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्त, नाट्य दर्पण, हर्ष चरित्र, काव्य मीमांसा, श्रृंगार प्रकाश, राष्ट्रकूट, कुटवंश, आमोद वर्ष प्रथम के लेखों तथा मजमुल्ला उत तवारीख आदि में मिलते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी का कथन। ध्रुवस्वामी नाटक के प्रधान पात्र स्वयं ध्रुवस्वामी है। सारे कार्य व्यापारों के मूल्य में वही स्थापित है। प्रधान फल की उपभोक्ता भी वही है। ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार भी ध्रुवस्वामी नाटक की महारानी थी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करने मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम धर्मवीर भारती जी के नाटक को लेकर आएंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम।